इस टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लो। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से दिखाते हैं। तो एक तरीके से ये लाइंस विद देयर डायरेक्शन हमको बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किस साइड है। तो फ्लो का ही एक और वर्ड होता है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को मेजर करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरफेस 1 है और सरफेस 2 है। अगर मैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखूं तो मैं ये देखता हूं कि फर्स्ट सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, जहाँ की सेकेंड सरफेस से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो इसको देख के मैं ये कहता हूं कि φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू 2 × φ1। मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब कि φ2 फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 बराबर 2 × फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं और हम कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, और उसको हम φ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर ऑफ कोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, और ज़्यादा डेंसिटी होगी तो फिर सेम सरफेस से ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एनिमेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कम कर रहा हूँ तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, तो बस एक ग्रीन वाली लाइन बची जो कि रेड सरफेस से क्रॉस कर रही है। अब मैं फील्ड बढ़ा रहा हूँ तो डेंस हो रही हैं लाइंस, तो एक एक करके सारी लाइंस अब इस सरफेस से क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने पे लाइंस डेंस होंगी, तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी एक सरफेस के थ्रू। और जहाँ मैं लाइंस की डेंसिटी कम करता हूँ तो फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल रिड्यूस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस। हम एक स्पेसिफिक एरिया से जितनी लाइंस फ्लो कर रही हैं उसी को नाप रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एरिया स्मॉल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट कम रहेंगी। आइए एनिमेशन से देखते हैं। यहाँ पे मैं एरिया को कम कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अब बस हरी वाली जो बीच वाली लाइन है वही क्रॉस कर रही है इस सरफेस को। तो अगर एरिया कम होता है सरफेस का तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट स्मॉल हो जाता है। इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इज ऑल्सो मोर। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स में देखूं तो मैं देख सकता हूं कि जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जा रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। अब अगर एंगल 90 डिग्री है तब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी, पर अब देखिए जब मैं इस सरफेस को एक एंगल पे ले आता हूँ तो धीरे धीरे करके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं, और अब इस केस में बस 3 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। वहीं पे अगर मैं वापस एंगल को सही कर दूं तो मैं ये देखता हूं कि 9 की 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी सरफेस से क्रॉस करती हैं। तो मतलब when surface and field lines are perpendicular to each other तो greatest flux पास होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब आती है बात मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे किया जाता है, तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस अगर एस दी हुई है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है सरफेस के एरिया के, पर एस वेक्टर का जो डायरेक्शन है या फिर एस कैप है उसको हम मानते हैं एन कैप डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड और ऑन द अदर साइड। हर सरफेस की दो साइड्स होती हैं तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस होते हैं। किसी एक को हम एन कैप बोल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, और दूसरा हो गया माइनस एन कैप। तो इस नॉलेज के साथ आइए देखते हैं कि फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। फाई की वैल्यू को हम बोलते हैं ई एस कॉस थीटा, मतलब कि ई का कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहाँ पे कि एस वेक्टर एरिया वेक्टर है जो हमने अभी पढ़ा था, और ई वेक्टर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उस केस में फाई आता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब डी एस क्या है, डी एस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है इस सरफेस पे। फ्लक्स के बारे में दो बातें और, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी कैसे पता है हमको? क्योंकि हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एक नंबर होता है, कोई वेक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, फ्लो बस एक वैल्यू होती है। तो इसीलिए ई डॉट एस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमको समझ लेना है वो है क्लोज सर्फेसिस का एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ds एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लूं तो इसके परपेंडिकुलर एन कैप वेक्टर है और ये मान लीजिए e का डायरेक्शन है। तो इस केस में ds वेक्टर बराबर होगा ds, मतलब कि जो नंबर है जो इस एरिया की वैल्यू है, इनटू एन कैप जो कि डायरेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू ds। एन कैप को अगर हम बोलें तो वो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। क्लोज्ड सर्फेसिस के लिए हम हमेशा मानते हैं कि आउटवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो है एस वेक्टर का डायरेक्शन या फिर एन कैप का डायरेक्शन। अगर आप एक बॉल इमेजिन करें तो उससे बाहर निकलता हुआ, सेंटर के थ्रू जाता हुआ बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर, वो है एन कैप का डायरेक्शन। For closed surfaces, area vector is always taken in direction of outward normal to surface. तो इस केस में इस स्मॉल एलिमेंट ds वेक्टर का अगर मैं d फाई या फिर इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालूं e का, तो वो होगा e डॉट ds। और अगर मुझे पूरी क्लोज सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर s, e डॉट ds का इंटीग्रल ओवर सरफेस s।